हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मैं शिव कुमार आज डिस्कस करने जा रहे हैं हम अपनी जो 8th क्लास की इतिहास की बुक है, उस बुक के अंदर से, उस किताब के अंदर से जो हमने सेकंड चैप्टर शुरू किया है, व्यापारी से साम्राज्य तक कंपनी की स्थापना। जो कंपनी के अधिकारों की स्थापना है, किस प्रकार से कंपनी अपने यहाँ पर एक तरह से अपने राजनीतिक हथकंडा जो है वो मजबूत करती चली जाती है, अपनी राजनीतिक पैठ जो है वो बढ़ाती चली जाती है। तो वो डिस्कस कर रहे थे हम। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार कैसे शुरू करती है। तो बंगाल के से कैसे व्यापार शुरू करती है उसके बारे में आज हमारा डिस्कशन रहेगा। तो देखिए, पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे पर शुरू हुई। तो यहाँ पर सबसे पहले ही लाइन में एक क्वेश्चन बन गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले अपने व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ से शुरू की। तो सबसे पहले व्यापारिक फैक्ट्री जो है हुगली नदी के किनारे, यहाँ पर एक कासिम बाज़ार है कलकत्ता के पास, उस कासिम बाज़ार से इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री शुरू की थी अंग्रेज़ों ने। तो 1651 में ये हुगली नदी के तट पर बसा हुआ कलकत्ता शहर है, प्रमुख शहर पश्चिम बंगाल का अपना। तो वहाँ से इन्होंने शुरुआत की। कंपनी के व्यापारी यहाँ से अपना काम चलाते थे, यानी कासिम बाज़ार के आसपास का जो एरिया था, यहाँ से इन्होंने अपनी जो है व्यापार शुरू किया था अंग्रेज़ों ने। उस समय इन व्यापारियों को कहा क्या जाता था? उस समय इन व्यापारियों को फैक्टर कहा जाता था, फैक्टर। आजकल फैक्टर किसको बोलते हैं? फैक्टर या आपके मैथ वाले फैक्टर नहीं, मैथ में फैक्टर होते हैं, या आपके जो फैक्टर से फैक्टराइजेशन जो मैथ में होता है, वेक्टर आपके जो साइंस में होते हैं। तो ये वो फैक्टर नहीं, ये फैक्टर वो है जो फैक्ट्री के अंदर काम करने वाला, जो अंग्रेज़ों की कंपनी में काम करने वाला जो व्यक्ति होता था, उसको फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस भी होता था, जहाँ निर्यात होने वाली चीज़ों को इकट्ठा किया जाता था, स्टोर किया जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर भी थे, यानी कंपनी के जो ऑफिस थे वो इसके इर्द गिर्द थे, वेयर हाउस के। यहाँ पर कंपनी के अफसर लोग बैठते थे। जैसे जैसे कंपनी का व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास बसाने के तौर तरीके ढूंढने शुरू कर दिए। उन लोगों को इस चीज़ के लिए प्रेरित किया कि आपको आने जाने में समय लगता है, या इस प्रकार की तरह तरह की बातें बना करके उन लोगों को फैक्ट्री के आसपास बसने के लिए प्रेरित किया, मोटिवेट किया। और इससे प्रेरित होकर के लोगों ने क्या किया, 1696 तक कंपनी ने आबादी के चारों तरफ किलाबंदी भी बनानी शुरू कर दी। लोग फैक्ट्री के आसपास बसने लग गए प्रेरित होकर के, और फिर 1696 के आसपास इन लोगों ने फैक्ट्री के चारों तरफ किला बनाना शुरू कर दिया। यानी अंग्रेज़ों की किलेबंदी कब से शुरू हुई? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये। यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन चुके हैं। अंग्रेज़ों ने पहली फैक्ट्री अपनी कब स्थापित की? 1651 में हुगली नदी के तट पर। उस समय इसमें काम करने वाले लोगों को फैक्टर कहा जाता था। और इन्होंने किलेबंदी कब शुरू की? तो 1696 में किलेबंदी शुरू की। कहाँ से शुरू की? तो जहाँ पर इन्होंने कासिम बाज़ार के अंदर जो फैक्ट्री लगाई थी, वहाँ पर लोगों को आने के लिए, बसने के लिए मजबूर किया, प्रेरित किया, मोटिवेट किया, और फिर वहाँ पर उनकी किलेबंदी शुरू की। तो चारों तरफ किला बनाना शुरू कर दिया था 1696 तक। 2 साल बाद उसने मुग़ल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली थी। रिश्वत देकर के, यानी मुग़ल जो अफसर थे, मुग़ल जो अधिकारी थे, उन लोगों को रिश्वत दे करके इन्होंने क्या किया, 3 गांवों की जमींदारी खरीद ली, यानी वहाँ से टैक्स वसूलने का अधिकार ले। इन्हीं में से एक गांव का नाम था कालीकाता, जिसको बिगड़ता बिगड़ता नया रूप कोलकाता आज आ गया है।
एक समय ऐसा था जब इसको कलकत्ता कहते थे, फिर अब कोलकाता कहा जाने लग गया है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए, बिना टैक्स चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दें। तो ये फरमान क्या होता है, देखिए जो मोटे ब्लैक लेटर्स के अंदर होता है वो एक इम्पोर्टेंट वर्ड हो जाता है। तो फरमान क्या है, फरमान एक शाही आदेश है। शाही आदेश का मतलब उस समय जो भी राजा है, जो भी शासक है, उस शासक के द्वारा किसी को दी जाने वाला आदेश। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगी हुई थी। यानी कंपनी चाह रही थी कि राजा पर दबाव बना करके और अधिक उनसे छूट ले ली जाए और पहले से जो उनको अधिकार मिले हुए हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा लिया जाए। उदाहरण के लिए देखिए, जब औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। देखिए औरंगजेब ने यह जो फरमान जारी किया कि भाई चलो आपको जो है हम बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का अधिकार देते हैं, तो ये अधिकार केवल और केवल कंपनी को था, न कि कंपनी के अधिकारियों को। क्योंकि कंपनी के अधिकारी खुद का व्यापार निजी तौर पर चलाते थे। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उन्हें इस छूट से, इसमें छूट नहीं मिली हुई थी, टैक्स से छूट नहीं मिली हुई थी, वो इस छूट के हकदार नहीं थे। लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से मना कर दिया क्योंकि वो कंपनी के अधीन थे, कंपनी के अंतर्गत आते थे, लेकिन वो अपना निजी मुनाफा कमाते थे। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। यानी देश की जो बंगाल जो स्टेट था, बंगाल जो उस समय एक तरह से देखा जाए, क्योंकि अलग अलग राजा होते थे तो इनका जो टैक्स था, इनकी आमदनी जो है वो दिन प्रतिदिन कम होती चलेगी। ऐसे में बंगाल भला कब तक मुर्शिद कुली खान इसका विरोध सह सकते थे। तो मुर्शिद कुली खान ने जो टैक्स न चुकाने वाले जितने भी कर्मचारी थे उनको व्यापार करने के, उनके अधिकारों को निरस्त करने का इरादा कर लिया। तो यहाँ पर देखिए मद्रास के जहाज़ों से सामान लाती स्थानीय नौकाएं विलियम सिम्पसन के द्वारा ये 1867 में बनाया गया चित्र है। ये देखिए यहाँ पर जो जहाज़ें हैं आपके जो मद्रास है उस तट पर, यहाँ पर ये जो सेंट जॉर्ज बना हुआ है, इनका जो किला बना हुआ है, यहाँ पर ये सामान इकट्ठा करते थे, जो कि आगे आएगा अपने चैप्टर के अंदर। अब देखिए यहाँ पर व्यापार से युद्धों तक का क्या से क्या दौर रहा। देखिए 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लग गए थे। उसी समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की भी स्थिति ऐसी ही थी। यानी बंगाल के अंदर देखें तो बंगाल के अंदर मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खां और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल बने, और ये तीनों के तीनों शक्तिशाली शासक थे, ज़बरदस्त शक्तिशाली शासक थे। ये दूसरे की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। इन्होंने कंपनी को जो रियायतें दे रखी थी वो रियायतें देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से इन्होंने नजराने मांगने शुरू कर दिए। यानी इन्होंने अगर आपको व्यापार का अधिकार है तो आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा। उसी उनको जो सिक्के डालने का अधिकार था वो नहीं दिया, और उसकी जो किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया गया कंपनी को कि आप अपने किलेबंदी को रोकिए। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उनकी वजह से बंगाल सरकार का राजस्व वसूली बहुत कम होती जा रही है। ये उस समय के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उनकी जो वक्तव्य थे, उन्होंने इस प्रकार की बातें कही। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी और राजस्व वसूली कम होने से नवाबों की जो ताकत थी वो कमजोर पड़ती जा रही थी, क्योंकि उनके अधीन जो जमींदार थे, जमींदारों से वसूली कौन कर रहे थे? अंग्रेज लोग कर रहे थे। तो अब जो जमींदार थे वो राजा के प्रति वफादार भी नहीं दिख रहे थे। इससे उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखनी शुरू कर दी। कंपनी के जो ऑफिसर थे, ऑफिसर्स ने सुल्तान को
के खिलाफ वहाँ का जो शासक था, बंगाल के जो नवाब थे, उनके विरुद्ध अपने अधिकारियों को अपमानजनक चिट्ठियाँ लिखनी शुरू की कि भारत के जो शासक हैं, नवाब हैं, ये जो हमारे साथ ज़्यादती करते हैं, उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया गया कंपनी के अफसरों के द्वारा। कंपनी का यहाँ तक कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार जो तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा लें। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। इस सब के लिए कंपनी अपना हर हथकंडा अपनाना चाह रही थी, हर तौर तरीके से अपने जो है रणनीति को लागू कर रही थी। तो ये भी एक उनकी चाल थी कि किस प्रकार से इन लोगों को जो है टकराव करवाया जाए। यानी दिनों दिन टकराव गंभीर होते चले गए और अंततः इन टकराव की परिणति एक भयंकर युद्ध के अंदर होती है। यहाँ पर देखिए एक कठपुतली वर्ड आएगा, अपना आगे का जो वर्ड है कठपुतली। कठपुतली क्या होता है? ये एक खिलौना होता है राजस्थान साइड में। जैसे कि इसमें क्या होता है कि गुड़िया होती है, उसको धागे से बांध कर रखा जाता है और धागे से बांध करके उसको एक पर्दे के पीछे से जो उसका जो संचालक होता है वो अपने इशारों पर नचाता है, चाल चलाता है। तो कठपुतली का मतलब ही ये होता है कि अपने इशारों पर नचाना, मजाक उड़ाना। तो मजाक में इसको कठपुतली बोला जाता है। वैसे कठपुतली का खेल राजस्थान के अंदर काफ़ी प्रचलित है। गुड्डा गुड़ियाओं के साथ धागे से जो एक पर्दे के पीछे से व्यक्ति उनको जो है हैंडल करता है, ऑपरेट करता है और वो फिर उनका गेम चलता है। तो यहाँ पर देखिए प्लासी का युद्ध कैसे क्या शुरुआत होती है। देखिए 1756 की कहानी है। अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है बंगाल का, क्योंकि उस समय जो कंपनी का शासन, वहाँ पर कंपनी ने अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की थी। फोर्टिफिकेशन 1696 में शुरू कर दिया था। यानी 62 साल कंपनी को, लगभग 62 साल के 60-62 साल के आसपास कंपनी को किलेबंदी करते हो गया था। और सिराजुद्दौला उस दौरान इस सब चीज़ को देख रहे थे, बंगाल की घटती हुई इनकम को देख रहे थे। तो इससे सिराजुद्दौला है जो काफ़ी विचलित थे। तो सिराजुद्दौला कंपनी को की बढ़ती ताकत से काफ़ी भय था सिराजुद्दौला को भी। और सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसी कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियासतें और व्यापारिक सुविधाएं आसानी से दे सके, उसमें किसी प्रकार की आनाकानी ना करे, उसमें किसी प्रकार की टांग ना। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी एक को नवाब बना दिया जाए। यानी कंपनी ने चाल चलना शुरू कर दिया। कंपनी ने राजा की सेना के अंदर सेंध लगानी शुरू कर दी। कंपनी को कामयाबी नहीं मिल रही थी, तभी जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दे दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, उसमें हस्तक्षेप करना बंद कर दें, किलेबंदी को रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने, सिराजुद्दौला सिंह ने कासिम बाजार, देखो मैं बार बार आपको बोल रहा था कासिम बाजार, तो ये है वो आपका कासिम बाजार। ये वो कासिम बाजार है कलकत्ता के पास, जहाँ पर अंग्रेजों ने अपनी कोठियाँ स्थापित कर रखी थी, जहाँ पर किलेबंदी की हुई थी, इंग्लिश फैक्ट्री। इस पर हमला बोल दिया। नवाब की फौज ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला लगा दिया, अंग्रेज़ों के हथियार छीन लिए और अंग्रेज जहाज़ों को अपने घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी की कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर रुख किया, और उधर रुख किया तो कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर जो मद्रास के अंदर जो तैनात था इनका अधिकारी, कंपनी का जो अधिकारी था मद्रास के अंदर, ये अधिकारी सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए, रॉबर्ट क्लाइव। वास्तव में अगर जो कंपनी के
सही सत्ता की स्थापना में अगर जो किसी का अहम रोल है वो रॉबर्ट क्लाइव, फाउंडर ऑफ कंपनीज पावर। ये रॉबर्ट क्लाइव बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति रहेगा आगे आगे जैसे जैसे हमारा डिस्कशन बढ़ता जाएगा। तो उसकी नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया कलकत्ता के लिए। इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। इसके बाद यहाँ से देखिए, नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। नवाब जब झुकने को तैयार नहीं था तो आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। यदि यहाँ पर हम आपको वास्तविकता के नज़दीक लेकर जाएं तो सच्चाई ये है कि ये जो 1757 की लड़ाई थी, ये 1757 का युद्ध हुआ ही नहीं। सच्चाई ये, क्योंकि ये जो सौदेबाजी जो वर्ड आया है आपके यहाँ, ये जो आप वर्ड देख रहे हैं, ये जो सौदेबाजी चल रही थी, इसी दौरान रॉबर्ट क्लाइव ने एक कूटनीतिक चाल चलते हुए रॉबर्ट क्लाइव साहब ने इनका जो एक सेनापति था सिराजुद्दौला जी का, उसको अपने साथ मिला लिया। जो मीर जाफ़र थे, मीर जाफ़र को अपने साथ मिला लिया। और यहीं से जब सेना युद्ध स्थल में पहुंचे और कुछ जो राजा के शासक के वफादार लोग थे, उन्होंने ये सूचना राजा को दे दी कि सेनापति युद्ध लड़ने के लिए आपकी तरफ नहीं है। और सही मायने में देखा जाए तो ये युद्ध हुआ ही नहीं और राजा को वहाँ से विवश होकर भागना पड़ गया। तो देखिए क्या कुछ सीन रहा वो देखते हैं हम। आखिर में 1757 रॉबर्ट क्लाइव प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी के सैन्य ने नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से मीर जाफ़र, ये देखिए यही वो मीर जाफ़र है। वास्तविकता ये कि युद्ध हुआ नहीं है, मीर जाफ़र की कारगुजारियाँ रही थी। मीर जाफ़र की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया और रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हटा दिया जाएगा और मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाएगा। ये गद्दी का लालच देश बिकवा देता है। ये आज से नहीं, भारत के अंदर प्राचीन समय से होता आ रहा है। आज के संदर्भ में भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से गद्दी का लालच दुर्विरोधी पार्टियों को एकजुट कर देता है, महासंग्राम महासंगम बनाने में मजबूर कर देता है। तो ऐसे ऐसे दल, ऐसे ऐसी कहानियाँ प्राचीन समय में भारत के अंदर कहा जाता है कि जयचंदों की कमी नहीं। तो प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली सबसे बड़ी जीत थी। और हम तो ये कहेंगे कि कंपनी की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत थी, ये कोई लड़ा गया युद्ध नहीं था। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और ये मारा गया था मीर जाफ़र के पुत्र के द्वारा। सिराजुद्दौला को मीर जाफ़र के पुत्र के द्वारा धोखे से मारा गया था। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था, वहाँ पर राजनीतिक सत्ता स्थापित नहीं करना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से किया जा सकता था तो वहाँ पर लड़ाई क्यों की जाए, तो किसी राज्य का सीधे अपने कब्जे में क्यों किया जाए। जल्द ही कंपनी को एहसास होने लग गया था कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा अपने कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिर उन्हें भी तो प्रजा की नज़र में अपना सम्मान रखना होता था, अपनी संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। तो फिर कंपनी अब क्या करे? कंपनी क्या करती? मीर जाफ़र ने कंपनी का विरोध करना शुरू किया तो कंपनी ने उसे हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लग गया तो 1764 में बक्सर की लड़ाई हो गई। ये वास्तविक लड़ाई थी जो कि हुई। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफ़र को दोबारा कठपुतली नवाब बना दिया गया। अब नवाब को हर
महीने 5 लाख रुपए कंपनी को टैक्स के रूप में चुकाने थे। देखिए उल्ट कहानी भारत की। देखिए भारत का बदनसीब, भारत की बदनसीबी देखिए। क्या तो कंपनी को टैक्स चुकाना था, क्या कंपनी भारत के राजा से टैक्स ले रही है। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक जरूरतें तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी, और कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा इलाके तथा ज़्यादा से ज़्यादा कमाई चाहती थी। तो 1765 में जब मीर जाफ़र की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। अब कठपुतली नवाबों के साथ वो अपने अनुभवों को देख चुकी थी। क्लाइव ने ऐलान किया कि हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। तो यहाँ पर कई बार ये स्टेटमेंट आ जाती है, हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। ये किसका कथन? रॉबर्ट क्लाइव का कथन। कब किया? ये मीर जाफ़र की मृत्यु के ऊपर कहा था। आखिर में 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। कंपनी चाहती थी वो काम हो गया। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसके व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादा चीज़ें ब्रिटेन से लाने गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ रही थी। यही वजह थी कि उसे उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। तो अंग्रेज़ों ने प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम हो और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब भारत से होने वाली आमदनी ही कंपनी का सारा खर्चा उठाने लग गई। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी, कलकत्ते में किले और दफ्तरों की देखरेख कर सकती थी, और इस प्रकार से अपने सारे खर्चे कंपनी ने यहाँ से उठाने शुरू कर दिए। तो आज हमने जाना बक्सर की लड़ाई और प्लासी की लड़ाई, किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने भारत को अपने अधीन किया। ये शुरुआत थी। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे कि कंपनी के अक्सर नवाब कैसे बने। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।